मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर और ग्वालियर के अंदर ही एक अनाथालय होता है। बात कर रहा हूँ साल 2004 की। वन विभाग से डिप्टी रेंजर और उनकी पत्नी उनकी ख्वाहिश थी कि एक बच्चे को गोद लें, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई औलाद नहीं थी। वो जाते हैं अनाथालय और जाने के बाद काफ़ी देर तक बच्चों के बीच में वक्त बिताते हैं। इसी बीच में अनाथालय से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि हमें एक बालक को गोद लेना है, आप हमें सजेस्ट करिए, सुझाव दीजिए कि हम किस तरह का बच्चा लें। लेकिन इसी बीच में 3 साल का एक बालक कुछ सामान लेकर आता है और बड़े अदब और एहतराम के साथ वो बच्चा सामान दे देता है। तभी उस अनाथालय के कर्मचारी की नज़र उस बच्चे पड़ती है। वो कहता है कि साहब देखो, ये जो बच्चा है वो 3 साल का है, लेकिन इसका दिमाग इतना ज़हीन है, इतना बढ़िया है कि अगर इसको मौका मिले, अवसर मिले तो देख लेना, ये कल को कलेक्टर बन के दिखाएगा। जब ये बात सुनते हैं वो वन अधिकारी और उसकी पत्नी तो बड़ा अच्छा लगता है, खुश होते हैं, क्योंकि बच्चा भी देखने में बड़ा अच्छा सुंदर था। तभी उन्होंने कहा कि अगर हम इस बच्चे को लें तो बोले साहब ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वैसे भी आप इतने अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप ही ले जाओ। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस बच्चे को लेने के लिए, कागजी कार्रवाई होती हैं, वो कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाती हैं और उस बालक को लेकर वो वन का अधिकारी साथ ही उसकी पत्नी अपने साथ लेके चले जाते हैं। 21 साल का समय बीत जाता है और 21 साल के बाद उसी बालक को अदालत ये सज़ा सुनाती है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाएं। दरअसल अदालत को, खासकर विशेष न्यायाधीश को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों का हवाला देते हुए तब उस लड़के को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है श्योपुर। यह श्योपुर की ही एक कॉलोनी है सिटी कोतवाली, और सिटी कोतवाली का ही एक इलाका है रेलवे स्टेशन कॉलोनी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का, नाम इसका दीपक पचौरी होता है, जो कि दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पिता को एक वादा किया था कि मैं कलेक्टर बन के दिखाऊंगा, कलेक्टर नहीं तो एसएसपी तो पक्का बन के दिखाऊंगा। और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मेहनत करने वाली बात भी थी, क्योंकि उसने हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आया था और 12वीं क्लास में उसके 94% उसके नंबर थे। वाकई वो बहुत होशियार होता है। और 5 मई 2024 की ये बात है, वो दिल्ली से अपने घर आया हुआ था। घर में उसकी सिर्फ माँ रहती है, लेकिन पिताजी की उसकी मौत हो चुकी है। वो डिप्टी रेंजर के पद से रिटायर हो चुके थे। इस साल 2021 की बात है, उनकी अचानक से मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद में यहाँ माँ और बेटा रहते हैं। माँ ने भी ये कहा अपने बेटे से कि बेटा तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चले जाओ, वहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी 5 मई 2024 को जब वापस लौट कर आता है, खाना वाना खाता है, आराम से सो जाता है। अगला दिन निकलता है, उसकी माँ उठती है, उठ के कहती है कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ और तुम उठ जाओ तो नाश्ता वगैरह कर लेना, मैंने पूरी तैयारी कर दी है। जैसे ही माँ ये बात कह के जाती है, 68 साल की उनकी उम्र है, 68 ईयर्स की, और नाम है उनका उषा देवी। जैसे ही वो माँ वहाँ से निकलती हैं, लेकिन निकलने के बाद वो लड़का देर तक सोता रहता है। जब देर तक सोता है तो उठता ही नहीं है। आखिरकार उसकी आँख जब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास खुलती है, घड़ी देखता है, कहता है बहुत टाइम हो गया, लेकिन माँ नहीं दिखाई दे रही है। तभी पड़ोस में जाता है और पड़ोस में जाने के बाद जो राम बाबू रहते हैं उनसे जाकर कहता है कि अंकल जी, सुबह माँ मंदिर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी वापस लौट कर नहीं आई है, क्या आपने देखा है उन्हें? क्योंकि इस घर में उसकी माँ का आना जाना कुछ ज़्यादा होता था। पास में ही और घर है और दूसरे घर है, तीसरे चौथे पाँचवें, आसपास के जितने भी घर होते हैं हर घर में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी माँ को पूछता है। पूरी कहानी बयां करता है कि माँ सुबह उठी थी, मंदिर जाने के लिए गई थी, उसके बाद मैं सोता हुआ रह गया और मैंने देखा तो माँ मिल नहीं रही है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, लेकिन माँ लौटकर वापस नहीं आती। माँ के पास जो मोबाइल नंबर था वो भी स्विच ऑफ हो रहा था। आखिरकार ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन रात होते होते उसने आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे, हर रिश्तेदार को इस बात की इत्तला कर दी थी कि माँ का अचानक से लापता हो गई है और उसको कहीं मिल नहीं रही है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैंने ढूंढा नहीं है? वहीं ग्वालियर में उसके मामा रहते हैं। मामा अशोक को भी फ़ोन करके कहता है कि मामा जी, माँ का पता नहीं चल रहा है, क्या माँ आपके पास आई है? जब इतनी बात पूछी जाती है, मामा कहते हैं कि यहाँ तो नहीं आई है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस लौट कर आ जाएगी, टेंशन मत लेना। इस तरह की बात समझाई जाती है। लड़का इंतज़ार करता रहता है और एक डायरी उसके पास रहती है जो उसे हमेशा अपडेट करता है। डायरी के पन्नों में लिख रहा था और लिखते लिखते रोते रोते उसने लिखा, माँ तुम कहाँ चली गई हो, वापस लौट कर कब आओगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरह की बात लिखी थी। उसके बाद दिन निकलता है, फिर पड़ोसियों के पास जाता है और सबसे कहता है कि माँ को ढूंढवा दो, मदद करा दो।
अब अड़ोस पड़ोस के लोग भी मदद करने लगते हैं। 7 तारीख की बात है, 7 मई 2024। पूरा दिन माँ को ढूंढा जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती, फिर भी इंतजार किया जाता है। 7 तारीख की रात भी निकल जाती है। अब यह 8 मई 2024 की दिन निकलता है। अब चचेरा भाई जिसका नाम संजय होता है, मामा यानी कि अशोक, ये सीधा कोतवाली पहुंच जाते हैं और कोतवाली जाने के बाद बताते हैं कि इस तरह से इनका उषा देवी हैं, उम्र जिनकी लगभग 68 ईयर 68 साल के आसपास की उम्र है, उनका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। वो मंदिर जाने के लिए निकली थी। तब उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने उन्हें कब देखा, कैसे देखा। तो इस तरह की जब बातें पूछी जाती हैं वो उसने नॉर्मली जवाब दे दिया और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। जैसे पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है, पुलिस ने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें ढूंढने में। आखिरकार ये जो उसका चचेरा भाई है संजय, उसका मामा है अशोक और दीपक पचौरी, थाने से जैसे ही निकलते हैं अचानक ही संजय वापस थाने में जाता है और एसएचओ के पास जाने के बाद कहता है कि साहब देख लेना, आप इस लड़के पर नज़र रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़के ने कुछ ना कुछ घालमेल जरूर किया है। इतना कहता है, पुलिस वाले ने तुरंत इसको पकड़ लिया। किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे उसकी माँ गायब हो गई है, गुमशुदा हो गई है, वो ढूंढ रहा है और उसके बावजूद भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो कहता है कि साहब ये रात 10:30 बजे के आसपास उसके पास आया था। 6 मई 2024 की रात 10:30 बजे के मेरे पास आता है। मैं सीधा घर जाता हूँ। घर जाने के बाद देखता हूँ कि पूरे घर के जितने भी कमरे हैं सब में ताले लगे हुए हैं। मैंने पूछा कि ताले क्यों लगे हुए हैं? तो वो कहता है कि चाबी तो माँ के पास है, माँ लेके चली गई। तो बोले इसमें क्या नई बात है? बोले अगले दिन सुबह को फिर मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए, कि आखिर घर जाता हूँ पूछने के लिए, तो देखता हूँ कि सारे घरों के जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे। इससे पूछा जाता है तो ये कह रहा था कि मैंने नई चाबी बनवा ली है। बड़ा अजीब सी बात है, इत्तेफाक की बात है कि रात में 10:30 बजे गया हूँ, अभी सुबह दिन निकला है, रात में आखिरकार चाबी बनाकर कौन दे देगा? तभी पुलिस के लिए भी दिमाग में एक बत्ती जलने जैसी स्थिति थी। आखिरकार पुलिस ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ, हम अपने हिसाब से बातचीत करते हैं। तुरंत ही दीपक पचौरी को वापस बुला लिया कि आप आओ, तुमसे कुछ बातचीत करनी है, पूछताछ करना है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी माँ को कहाँ देखा था? तो उसने कहा कि वो मंदिर जाने के लिए निकली थी। कुछ ही देर बाद कहने लगता है कि साहब हाँ, मैंने सुना था कि वो हॉस्पिटल भी गई थी। तभी पुलिस वाले कहते कि हॉस्पिटल गई थी, किस टाइम गई थी, टाइमिंग बताइए। जब टाइमिंग बताने वाली बात आती है तो वो टाइमिंग बताता है। तभी एक सिपाही से कहा जाता है कि सीधा हॉस्पिटल जाना। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ जो लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरे में देखना कि इस टाइम क्या इसकी माँ वहाँ पहुँची थी, या माँ पहुँची या नहीं पहुँची, क्या ये माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था कि नहीं गया था। तभी जब उससे कहा जाता है कि तुम सीसीटीवी कैमरे में तो आई गए होगे, उसने कहा साहब मैं अंदर नहीं गया था, मैं तो सिर्फ बाहर से लौट के आ गया। बोले बाहर से जब तुम लौट कर आ गए थे तो आखिरकार अंदर के बारे में कैसे तुम्हें पता कि माँ तुम्हारी यहाँ गई थी कि नहीं गई थी? पुलिस ने फिर उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है। तब उसने चौंकाने वाली बात बतानी शुरू की है। दरअसल वो बताता है कि जब उसके पिताजी खत्म हो गए थे साल 2021 में, तो उससे पहले ही उन्होंने अपने नाम पर एक एफडी बनाई थी, जिसकी एफडी की जो कीमत थी वो थी 16,85,000 रुपये। और उसमें जो नॉमिनी बनाया हुआ था उस बेटे को ही बनाया था कि अगर उसके पिताजी को कुछ हो जाता है तो वो उनके मरणों उपरांत ये एफडी उस लड़के को मिल जाएगी। आखिरकार जो अचानक ही उनकी मौत हो जाती है, जो नेचुरल मौत थी वो, तो मौत होने के बाद एफडी के पैसे थे 16,85,000 रुपये इस लड़के के हाथ में लग जाते हैं। ये लड़का उन पैसों को अपने कब्जे में लेता है। 2 लाख रुपए से वो शौक मौज करता है, जितना शौक कर सकता था, जो चीज़ें खरीद सकता था, ले सकता था, खान पीन की हो या पहनने की हो, 2 लाख रुपए तो एक झटके में उसने खर्च कर दिए। बाकी के जो उसके पास पैसे बचे तो उसने सोचा कि क्यों ना पैसों को अगर शेयर मार्केट में लगाया जाए तो ये डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, वो अमीर बन जाएगा। अब वो इतना ज़हीन दिमाग का था कि उसके हाई स्कूल में 90% से ज़्यादा मार्क्स थे और इंटर में उसके 94% मार्क्स से ज़्यादा थे, और ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इसी तरह से ज़हीन दिमाग था। बहुत मोटा पैसा उसके जब हाथ लगा, उसके दिमाग बिल्कुल जो था सही दिशा की बजाय गलत दिशा में चला जाता है। आखिरकार वक्त बीत जाता है और उसके पास धीरे धीरे करके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन करने के बाद उसने फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जरूर चला जाता है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए उसे नशे की आदत लग जाती है। और वो ऐसी कौन सी आदत थी जो उस लड़के को नहीं लगी थी? दीपक पचौरी अब पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हुए अभी गलत सलत आदतों में पड़ जाता है। बार बार वो अपनी माँ से पैसे मांगता था। माँ पैसे देने से साफ इनकार कर देती थी। माँ के पास 2 लाख रुपए की तो नकदी थी, साथ ही लगभग 8 लाख रुपए के उसके पास जेवर थे
और 30 लाख रुपए की माँ के नाम पर एफडी थी। उसने कहा, माँ इतना सारा पैसा तो तुम्हारे पास है, अगर तुम मुझे दे दोगी तो क्या तुम्हारा जाएगा। माँ कहती थी कि जब तुमने अपने पिता के 16,85,000 रुपये बेकार कर दिए तो तुम मेरे पैसों को भी बर्बाद कर दोगे। पढ़ाई लिखाई के लिए, हारी बीमारी के लिए अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मिलेंगे, लेकिन वैसे पैसे नहीं मिलेंगे। आखिरकार इसी बात को देखते हुए माँ और बेटे में झगड़ा भी होता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि एक घर है और रसोई दो थी। बेटे की रसोई अलग थी, माँ की रसोई अलग थी। माँ अपने लिए खाना बनाती थी, बेटा अपने लिए खाना बनाया करता था जब जब वो अपने घर रहता था। और इसी बात को देखते देखते कब दोनों के बीच में इतना गैप हो जाता है, खाई हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और हद तो तब हो जाती है जब ये दिल्ली से वापस लौट कर आता है तो इसकी ख्वाहिश थी कि इसे पैसे ही लेने हैं। ये तारीख थी 6 मई 2024, जो इसने कहा कि माँ मंदिर गई थी। माँ मंदिर नहीं गई थी, बल्कि माँ नहा के तैयार होकर छत पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसी में वो पानी डालने के लिए गई थी, उनकी तुलसी की पूजा करने के लिए गई थी। जैसी वो सीढ़ी चढ़ती हैं और वो लगभग वो छत के पास तक जब पहुंच चुकी थी, ये पहले से ही छत पर था, इसने बहुत तेजी के साथ अपनी माँ को धक्का दिया। बताया तो जाता है कि उसने लात मारी थी। जैसे ही माँ को लात लगती है वो सीढ़ी से लुढ़कती नीचे आती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लेकिन ये रुकता नहीं है, थकता नहीं है और नीचे भाग कर आता है। इसके पास एक लोहे की रोड होती है और लोहे की रोड अपनी माँ को एक के बाद एक कई बार मारता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अभी मरी नहीं है। इसलिए उन्हें की साड़ी के पल्लू से अपनी माँ का तब तक गला घोंटता है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। माँ तो मर जाती है, लेकिन अब माँ को ठिकाने कैसे लगाए, बस यही सोच रहा था। काफ़ी देर तक दिमाग लगाता रहता है, पास में बैठता रहता है कि क्या करूं, कैसे मारूं, कैसे ठिकाने लगाऊं। तो दिमाग लगाते लगाते आखिरकार उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना उसको बाथरूम के अंदर ही गाड़ दिया जाए। यदि उसे बाथरूम के अंदर गाड़ेगा, गड्ढा खोदेगा, तो जाहिर सी बात है आसपास में आवाज़ पहुंचेगी, और आवाज़ पहुंचेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन उसने अपनी माँ की लाश को उठाया, बाथरूम में लेके गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड भी बह रहा था, और जहाँ जहाँ से ब्लड के निशान थे सब निशानों को वो साफ़ कर देता है। क्लीन करने के बाद बाथरूम में रखता है, और बाथरूम में रखने के बाद ईंटों का इंतज़ाम करता है। ईंटों का इंतज़ाम करने के बाद उसके अपनी माँ को उस फर्श पर रख के ही चारों तरफ से ईंटें लगा देता है, और ईंटें लगाने के बाद सीधा बाजार जाता है। सीमेंट का इंतज़ाम करता है, रेत का इंतज़ाम करता है, बदरपुट का इंतज़ाम करता है, और सारा इंतज़ाम करने के बाद उनको घोलता है। घोलने के बाद जो ईंटें लगाई थी, बीच में उसने अपनी माँ को लिटा दिया था। तो एक सीढ़ी नुमा टाइप का उसने, जैसे कब्र होती है उसका ऊपर का हिस्सा होता है, ऐसे वो उसको अपनी माँ को चिन देता है। चिनने के बाद उसको भी कुछ प्लान कर देता है, और प्लान करने के बाद फिर घर से निकलता है ये कहकर कि मेरी माँ गायब हो चुकी है। वो उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। रोने की एक्टिंग करता है, कभी चचेरे भाई को कोई नई कहानी सुना रहा था, कभी पड़ोसी राम बाबू को नई कहानी सुना रहा था, तो कभी अपनी मामा को ग्वालियर में फ़ोन करके एक नई कहानी सुना रहा था, और आसपास के लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। इस तरह की बातें थीं। लेकिन वो झूठ था, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका, चल नहीं सका। चचेरे भाई ने ही उसकी हरकतों को पहचान लिया था, क्योंकि वो अपना मोबाइल किसी को देती नहीं थी, और साथ ही वो अपने घर की चाबियां भी किसी को नहीं देती थी। चाबी भी उसी के पास थी। पहले ताला लग जाता है और फिर ताला खुल भी जाता है, और बिना किसी मशक्क़त के, बिना किसी परेशानी के। पुलिस ने आखिरकार उस जगह को तलाश किया। उस जब तोड़ा गया तो वाकई वहाँ से लाश मिल जाती है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और जैसा उसने बताया था ठीक वैसा ही हुआ था। उसी जगह पर एक रोड भी मिलती है जिस रोड से उसको मारा गया था। और साथ ही जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, एफआईआर दर्ज होती है 302 में, 201 में, और एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला चार्जशीट लगाने के बाद कोर्ट में, अदालत में पहुंच जाता है। दोनों वकील आपस में जिरह करते हैं, और जिरह करने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं। और 23 जुलाई 2025 को अदालत की तरफ से श्योपुर की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश LD सोलंकी, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों का हवाला देते हुए माँ का भाव बताते हैं कि आखिरकार सभी धर्मों में माँ का कितना बड़ा दर्जा दिया गया है। माँ का दर्जा देते हुए पूरी कहानी बयां करते हैं। कहते हैं कि एक ऐसे बालक को, जो बालक 3 साल से अनाथालय में मौजूद था, उसको एक माँ और बाप की ज़रूरत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये डिप्टी रेंजर जो वन विभाग के अधिकारी थे, वो अपनी पत्नी को लेके जाते हैं। उस बच्चे को घर इसलिए लेके आए थे ताकि उसकी अच्छे से परवरिश कर सकें, और वाकई उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस लड़के ने न जाने क्यों ऐसा किया। अगर ऐसा किया है तो समाज में ये गलत मैसेज जाएगा। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान किसी भी दूसरे के बच्चों को लेने से पहले हज़ारों बार सोचेगा। इसलिए इस अपराधी को, इस आरोपी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, और इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं।
बस ये खबर अखबारों में जब प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी जिंदगी बनाई थी दरअसल उसी ने ही जिंदगी छीन ली। दोस्तों, जाते जाते बाराबंकी के रहने वाली हैं अनामिका वर्मा। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद अशफाक हाशमी हैं, यूनुस खान है, एडवोकेट मीना गहलोत, अभय चंद, विवेक कुमार साहनी, तुफैल खान, अरुण कुमार, पंकज कुमार, राजन कुमार, मोहम्मद हसीब, नीरज कुमार, अरमान अली, रकीब अहमद, मोनू यादव, संतोष कुमार पाठक, दानवीर यादव, सैयद रहीम, संदीप कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।